नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। हमारे दौर के एक अहम शायर राहत इंदौरी हमसे विदा ले चुके हैं और उन्हें बहुत धूम से याद किया गया। इससे अधिक एक शायर को, एक हिंदुस्तानी को और क्या चाहिए कि उसके लिखे हुए अल्फाज उसके जाने के बाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले याद किए जाएं। और ऐसी ही धूम राहत साहब के शेरों की रही है। और देखिए जो उन्होंने लिखा वह किस तरह से आज के हुक्मरान, आज के भारत पर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल फिट बैठता है। राहत इंदौरी किस तरह से पूरे देश में, देश की सड़कों पे, दीवारों पर जिंदा रहे, इसकी एक मिसाल हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। देखिए न्यूज़ क्लिक की 4 मार्च 2020 की यह रिपोर्ट। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरे पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। यह लिखा हुआ है मुस्तफ़ाबाद की एक गलियों में, जहां पर चल रहा था प्रदर्शन। और इस समय यहां पर गली गली में लहू बिखरा हुआ है, लाशें बिखरी हुई हैं, आग की अभी तक गंध फैली हुई है। और हमें दिखाई देती है कि किस तरह से इस आग की गंध को कम करने के लिए पानी का छिड़काव करती हुई दिल्ली की सड़कों पर ट्रक चल रहे हैं। एक बात बहुत साफ़ है कि जिस तरह से यहाँ कत्लेआम हुआ है, जिस तरह से यहाँ आगजनी हुई है, यह बहुत टारगेटेड है। और मीडिया को लेकर यहाँ के लोगों में बेहद नाराज़गी है, क्योंकि वे कहीं से भी सच को दिखाने का हौसला नहीं रख रहे। उस समय मैं पहुंची थी मुस्तफ़ाबाद, दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में, जहां पर कुछ ही दिनों पहले तक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और उसके बाद इस इलाके को जला दिया गया। यहाँ दीवार पर राहत साहब का मशहूर शेर लिखा हुआ था और यहीं से मैंने इस प्रोग्राम का अंत किया था। आज भी राहत साहब आप जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे इसी शेर की मानिंद, जिसमें आप कहते हैं, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। हम सब की पेशानी पर हिंदुस्तान लिखा हुआ है, जिसे कोई हुक्मरान कभी भी मिटा नहीं पाएगा। शुक्रिया राहत साहब। ये शब्द आप तक भी पहुंचे होंगे और नहीं पहुंचे तो पहुंचने चाहिए। ये शायद भारत के हुक्मरानों के लिए, हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये जो जलते हुए अल्फाज हैं उनके, आप देखिए कि आज एक आयरनी की तरह हमारे सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह के वाक़े, जिस तरह के इंसिडेंट हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का हो गया है। यहाँ संविधान अब उस तरह से जिंदा दिखाई नहीं देता। कम से कम जो घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली या उत्तर प्रदेश या कोने कोने से हमारे सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि राहत साहब, आपने जो ठोक के कहा था कि यह हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, आज लगता है कि कम से कम इस देश के जो गुंडे हैं, लफंगे हैं, दक्षिणपंथी ताकतें हैं, उन्होंने यह ऐलान करना शुरू कर दिया है कि यह देश उनके बाप का है। वरना क्या यह संभव है कि देश की राजधानी दिल्ली में 3 पत्रकारों को सरेआम पीटा जाए और कोई हंगामा ना हो, कोई गिरफ्तार ना हो? यह वाकया दिल्ली में हुआ, दिल्ली के उस इलाके में हुआ जहां पर फरवरी में दिल्ली को जलाया गया था। और ये पत्रकार उस समय भी वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे। इस समय कारवान मैगजीन के 3 पत्रकार, जिसमें प्रभुजीत सिंह और शाहिद तांत्रे एक महिला पत्रकार के साथ गए थे सुभाष मोहल्ले में रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि वहां पर खबर मिली थी कि 5 अगस्त को, जिस समय अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा था, प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठे हुए थे। उस समय इस इलाके में, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर भगवा झंडा फहराया गया था, बहुत से घरों में लगाया गया था। इस खबर की तफ्तीश करने
इसको इन्वेस्टिगेट करने ये तीनों पत्रकार इस मैगजीन, इस वेबसाइट के हैं जो वहाँ गए हुए थे। और देखिए क्या क्या उनके साथ हुआ। और ख़ास तौर से जो महिला पत्रकार जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, कारवान मैगजीन ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, अपना बयान जारी किया है, उसे पढ़कर इतना हौलनाक अनुभव होता है कि लगता है कि कहीं से भी इस देश में कानून नहीं है। इस बयान को पढ़ते समय, देखते समय यह ज़रूर सोचिएगा कि ये जो महिला पत्रकार है, इसकी जगह आप हो सकती थी, मैं हो सकती थी, आपकी कोई परिचित हो सकती है, बेटी हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी महिला जो प्रोफेशनल काम करने सड़क पर निकली हुई है। इस महिला ने अपने बयान में और कारवां मैगजीन ने भी अपने बयान में बताया कि जब भीड़ ने उन पर हमला किया, दोनों पत्रकारों की पिटाई करने लगे, तब यह महिला बड़ी मुश्किल से जान बचा के दूसरी गली में भागी और वहां भीड़ ने उसे घेर लिया। भीड़ ने उसकी फोटो खींची, वीडियो खींचे, उसके ऊपर हमला किया और एक जो मिडिल एज व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 30 से 40 साल थी, उसने सरेआम सारी भीड़ के सामने अपने प्राइवेट पार्ट्स इस महिला के ऊपर दिखाए, अश्लील गंदी बातें कहीं, सब कुछ सबके सामने चल रहा था। और जो बयान दे रही है इस समय यह टीम, उसके हिसाब से जब हमला हुआ उसके आसपास पुलिसकर्मी भी थे। इस महिला को बचाने कोई नहीं आया। बहुत चोट लगी, इसकी छाती पे मारा गया, इसके नितंबों पे मारा गया, इसे सर पे चोट लगी। सब कुछ चलता रहा दिन दहाड़े। भीड़ को पता था कि उनका कुछ नहीं होगा। यह भीड़ शायद वही भीड़ रही होगी जिसे पता था इस दिल्ली को जलाते समय भी कि हम जला देंगे, 53 इंडियन सिटीजन्स को मार डालेंगे जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं और होगा कुछ नहीं। इन तीनों पत्रकारों पर हमला करने वाली भीड़ खुद को भाजपा से जुड़ा हुआ बता रही थी। इसमें एक व्यक्ति ने खुलेआम कहा कि वह भाजपा का महासचिव है। ये है नहीं है, भीड़ भगवा कपड़ा पहने हुए थी, यह सब पत्रकार बता रहे हैं। हमारा सवाल बहुत सीधा सीधा यहाँ है, किससे है? ये तो हम नहीं कह सकते कि दिल्ली की पुलिस से है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से है, प्रधानमंत्री से है, भाजपा प्रमुख से है। यह सवाल हम आप भारतीय नागरिकों से है कि यह आलम अगर देश की राजधानी में है कि सरेआम अपने प्रोफेशनल वर्क करते हुए लोगों पर हमला हो, भीड़ को पता हो कि उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, वह खुलेआम डिक्टेट करे कि यहाँ का वीडियो ना उतारो। आप देखिए जो शाहिद हैं, जो फोटोग्राफर हैं, जो वीडियो ले रहे थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किस तरह से भीड़ ने घेरा और पूछने लग गए कि तुम्हें यह खबर किसने दी। यानी खबर सच्ची है या झूठी यह तो बाद में होगा। आप जाके वहां पर पड़ताल करना चाहेंगे तो भी आपका कुछ भी हो सकता है, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। पुलिस का जो बयान आया है वह भी आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहा होगा। वहां पर साफ साफ उन्होंने कहा है कि पुलिस उन्हें किसी तरह से बचा के ले आई, घटना से इनकार नहीं कर पाई पुलिस। लेकिन पुलिस के बयान में एक जो बहुत अहम बात है, वह पूछते हैं कि हमें पता नहीं कि ये लोग वहां क्या करने गए थे, हम एफआईआर अपनी जांच करने के बाद करेंगे। यानी दिल्ली में सरेआम सबके सामने 3 पत्रकारों पर हमला होता है, महिला पत्रकार पर यौन हमला होता है, यौन हिंसा होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ कागजों में दर्ज होता है, लेकिन एफआईआर नहीं होती। ये वही दिल्ली है, ये वही पुलिस है जो तमाम चीजों पर बात बात में एफआईआर करती रही है। इसी दिल्ली को जलाने के मामले में जिस तरह की जांच चल रही है, पत्रकारों से घंटों घंटों पूछताछ चल रही है, 10-10 घंटे पत्रकारों को बैठाकर उनसे पूछा जा रहा है, वही पुलिस जब पत्रकारों पर हमला होता है, महिला पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, कहती है कि हम जांच कर रहे हैं। हम आपके साथ पहले भी कई कार्यक्रमों में ये साझा कर चुके हैं कि नया भारत, नया देश, नया विधान बन रहा है और इसकी तमाम घटनाएं हमारे चारों तरफ हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो निश्चित तौर पे सुबह शाम आपके सामने इस तरह की घटनाएं आ रही होंगी। सुदीक्षा भाटी के साथ जो हुआ वह तो आपने सुना ही होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की यह टॉपर लड़की
जिसके घर में बहुत ही कम शिक्षा थी, अपनी शिक्षा के बल पर इसने गौरव हासिल किया। अपनी शिक्षा के बल पर यह गई 7 समंदर पार, अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से दाखिला मिला। वहां पढ़ रही थी सुदीक्षा। कोरोना के समय घर आई। घर में दादरी की रहने वाली सुदीक्षा बाइक पर अपने परिजनों के साथ रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। अब देखिए, जो उनका कजन है, जो उनका भाई है, वह किस तरह से बिलख कर बयान दे रहा है। उसने बताया कि किस तरह से पूरे रास्ते गुंडे तंग करते रहे। वह बाइक पर सामने आ रहे थे और लगातार सुदीक्षा को निशाने पर लिए हुए थे। साथ में चाचा भी थे, बाइक पर ही सवार थे तीनों। और जो होता है वह दिल दहलाने वाला है। इन गुंडों को, इन लफंगों को पता था कि इनका कुछ नहीं होगा। ये सरेआम छेड़ते हैं, बाइक भिड़ाते हैं, स्टंट करते हैं। सुदीक्षा बाइक से गिर जाती हैं, मर जाती हैं, उनके सपने मर जाते हैं। यह सपने हमारे और आपके भी हैं, हमारे और आपकी बेटियों के लिए हैं, हमारे खुद के लिए हैं। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा पढ़ें। मोदी सरकार का भी नारा रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटी पढ़ती है तब उसे किस तरह से मारने के लिए जो लफंगे आते हैं, उनका बाल भी बाका नहीं होता है। यह जो लॉलेसनेस है, ये जो कानून से ऊपर पूरी की पूरी टीम पैदा कर दी है इन सरकारों ने, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन बचाएगा इस लोकतंत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों को, बेटियों को, महिलाओं को, तमाम लोगों को? यह सवाल इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर सबसे बड़ी विडंबना यह कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसे महज एक्सीडेंट के मामले में तब्दील करना चाहती है। वह कह रही है कि कहीं से भी हैरेसमेंट या छेड़छाड़ की घटना नहीं हुई। यह शायद एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल सिर्फ सुदीक्षा का नहीं है, सवाल निशु का भी है, जो एक छोटे से इलाके में रहती थी, जालौन के उरई इलाके में। निशु जो महज 19 साल की थी, वह अपनी सहेलियों के साथ मोबाइल की दुकान पर गई। वजह कुछ भी हो सकती है, जो परिजन बता रहे हैं कि किसी और सहेली का मोबाइल खराब था, वह चाहती थी दुकान पर जाना और उसे ठीक कराना। परिजनों के मुताबिक इस दुकान पे कुछ लफंगे आए। उन्होंने इन लड़कियों की फोटो और वीडियो बनानी शुरू की, जिस पर इन लड़कियों ने गहरा एतराज जताया। ठीक उसी समय पुलिस आती है। ये लड़के इन लड़कियों को सबक सिखाना चाहते हैं, इनको गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। 3 बजे पुलिस ले गई, 7 बजे तक थाने में कोतवाली में बैठाए रखा। और जैसा कि बाकी सहेलियों ने बताया, परिजनों ने बताया, भीषण अभद्रता की गई इन तीनों बच्चियों के साथ। तमाम तरह की गालियां दी गई और भी न जाने क्या क्या। आप और हम समझ सकते हैं कि क्या किया होगा पुलिस ने। इतना प्रताड़ित थी तीनों लड़कियां। जब घर आई 10 बजे, परिजनों का कहना है कि 10,000 रुपए लेकर छोड़ा गया निशु को और बाकी लोगों को, और कहा गया कि अगले दिन सुबह फिर 8 बजे आना है। निशु के साथ जो हुआ वह उसे झेल नहीं पाई। सुबह होने से पहले उसने घर में ही फांसी लगा दी। यह फांसी नहीं है, यह हत्या है। इस हत्या के जिम्मेदार लोग अभी भी खुले छूट रहे हैं। और शायद जिस तरह का रामराज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चलाया जा रहा है, इस तरह के हत्यारे, लफंगे, यही सच में इस देश के ठेकेदार बनते जा रहे हैं। यह जब आलम है हमारे देश का, हमारे हुक्मरानों का, ठीक उसी समय इससे लड़ने का हौसला भी जिंदा है। और ये बहुत बड़ी बात है। इसकी एक मिसाल, इसका एक एग्जाम्पल हमें 9 अगस्त को पूरे देश भर में देखने को मिला, जहां पर आशा कर्मी सहित तमाम मेहनतकश लोग सड़कों पर आए और उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। वह भी ऐसे समय जिस समय दमन चक्र बहुत बर्बर है, जिस समय कोरोना का संकट बहुत बर्बर है। देश में पहली बार शायद कोरोना काल में इतने बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने से लोग बाहर निकले। दिल्ली के जंतर मंतर पे लोग पहुंचे और शायद इसी को राहत इंदौरी भी अपने शब्दों में कह गए। हमें दिखाई देता है कि बकौल राहत इंदौरी, मजा चखा के ही माना हूं
दुनिया को, मजा चखा कर ही माना हूं दुनिया को। समझ रही थी ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। शुक्रिया।